गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य में आदिकाल में रास साहित्य। आज हमारा टॉपिक रहेगा रास साहित्य। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या है, रास साहित्य कंप्लीट कर लिया है। तो रास साहित्य यानी रास साहित्य किसे कहते हैं? जो 12वीं व 13वीं शताब्दी में पश्चिमोत्तर भारत में अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य हिंदी भाषा में रचा गया था, उसे क्या कहा जाता है? रास साहित्य कहते हैं। तो हम रास साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। यानी 12वीं व 13वीं शताब्दी में, 12वीं व 13वीं शताब्दी में पश्चिमोत्तर भारत में अपने सिद्धांतों का प्रचार व प्रसार करने के लिए जो साहित्य हिंदी भाषा में लिखा गया, उसे रास साहित्य कहते हैं। तो अब हम इसके विशेष तथ्य देखते हैं, यानी विशेषता। यह साहित्य जैन कवियों द्वारा रचित है। जैन कवियों द्वारा रचित है। और इस साहित्य की रचना में जैन कवियों द्वारा अपने सिद्धांतों व धर्म का अपने सिद्धांतों व धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य हिंदी भाषा में लिखा गया, हिंदी भाषा में लिखा गया। और इसका प्रमुख उद्देश्य, यानी उद्देश्य क्या था? धर्म निरूपण तथा इस साहित्य की रचना में केवल जैन कवियों से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक माना है। यानी रास साहित्य, जो साहित्य 12वीं व 13वीं शताब्दी में
यानी 12वीं और 13वीं शताब्दी में पश्चिमोत्तर भारत में अपने सिद्धांतों व धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी भाषा में जो साहित्य लिखा गया है उसे क्या कहा जाता है? राज साहित्य कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह साहित्य जैन कवियों के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जैन कवियों के द्वारा। इस साहित्य की रचना में जैन कवियों ने अपने सिद्धांतों को व धर्म को प्रचार व प्रसार करने के लिए जो साहित्य हिंदी भाषा में लिखा गया वही राज साहित्य है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? धर्म निरूपण तत्व, यानी प्रमुख उद्देश्य पूछा जाता है कि जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो हमारा आंसर रहेगा धर्म निरूपण तत्व। यानी इस साहित्य की रचना में केवल जैन कवियों से संबंधित व्यक्तियों का चरित्र नायक माना गया है। यानी जो जैन कवियों से संबंधित व्यक्ति है उसको ही चरित्र नायक माना है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस साहित्य का मूल स्रोत उपजीव्य जैन पुराण को माना है। जैन पुराण को माना है। इस साहित्य की शैली आचार रास फागु चरित हैं। नोट लगाकर लिखो। आचार शैली में जैन कवियों द्वारा जैन कवियों की घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मक की प्रधानता है। तो अब हम इसकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। राज साहित्य की प्रमुख रचना, यानी राज साहित्य की प्रमुख रचना। नंबर 1 लिखो, बरतेश्वर बाहुबली रास। इसके रचनाकार शालीभद्र सूरी। बरतेश्वर बाहुबली रास यानी इसके रचनाकार कौन है? शालीभद्र सूरी। रचनाकाल 1184 ईस्वी। इस रचना में दो 205 छंद हैं। और यह एक सुंदर खंड काव्य है। सुंदर खंड काव्य है। इस रचना में प्रधान रस
यानी प्रधान रस, वीर रस, श्रृंगार रस और शांत, तीनों रसों की प्रधानता है। तीनों रसों की प्रधानता है। तो हम देखते हैं कि यानी इस साहित्य का मूल स्रोत माना जाता है वो तो उपजीव ग्रंथ है। कौन सा है? उपजीव ग्रंथ है, जिसे जैन पुराण को माना गया है। किसको माना गया है? जैन पुराण को। इस साहित्य की शैली पूछी जाती है तो आचार, रास, फागु, चरित ये किससे संबंधित है? यानी प्रश्न बन जाएगा कि आचार, रास, शैली, चरित है ये किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर रहेगा रास साहित्य से। आचार शैली में जैन कवियों की घटनाओं के स्थान पर, यानी घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मक की क्या है? प्रधानता है। और रास साहित्य की जो प्रमुख रचना है, पहली है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसके रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरि हैं। तो इसका प्रकाशन पूछा जाता है तो 1184 ईस्वी। यानी इस रचना में कुल 205 छंद हैं। कितने हैं? 205 छंद। और यह एक सुंदर खंड काव्य है। क्या है? सुंदर खंड काव्य है। और इस रचना के अंदर वीर, श्रृंगार और शांत यानी तीनों रसों की प्रधानता है। किसमें? भरतेश्वर बाहुबली रास में तीनों रसों की प्रधानता है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस रचना में हिंसा और वीरता के पश्चात वीरत्व, मोक्ष को मुख्य लक्ष्य माना है। मुख्य लक्ष्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि माना है। हिंदी का पहला कवि माना है। और इसकी भाषा पूछी जाती है तो राजस्थान गुजराती, राजस्थानी प्लस गुजराती। नोट लगा कर लिखो। इस रचना में दो भाइयों भरतेश्वर अयोध्या का राजा और बाहुबली तक्षशिला का राजा युद्ध वीरता का वर्णन किया गया है। तो अगली रचना हमारी आती है पंच पांडव चरित्र। पंच पांडव चरित्र, इसके रचनाकार भी शालिभद्र सूरि हैं।
शालीभद्र सूरी। भाषा राजस्थानी प्रभावित अपवर्ष। पंद्रह सुरंगों में विभाजित है। इस रचना में महाभारत के पांडवों की कथा अहिंसा पर आधारित है। तो यानी जो बृहदेश्वर बाहुबली राशि उसमें क्या है, ईर्षा और वीरता के पश्चात वीरकत और मोक्ष को क्या है उन्होंने मुख्य लक्ष्य माना है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालीभद्र सूर्य वो हिंदी का पहला कवि है। किसके अनुसार? डॉक्टर गणपति चंद्र सूर्य के अनुसार यदि हिंदी का पहला कवि माना जाता है वो कौन सा है? शालीभद्र सूर्य। और इसकी भाषा पूछी जाती है तो ये राजस्थानी और गुजराती भाषा है। इस रचना में दो भाई यानी बृहदेश्वर जो अयोध्या का राजा था और बाहुबली तक्षशिला का राजा था, उनकी युद्ध वीरता का वर्णन किया गया है इस रचना में। दूसरी रचना आती है हमारी पंच पांडव चरित्र, यानी इसके रचनाकार पूछे जाते हैं तो वो शालीभद्र सूरी है। रचनाकार कौन है? शालीभद्र सूरी। और भाषा राजस्थान प्रभावित अपवर्ष भाषा है, यानी राजस्थान प्रभावित कौन सी भाषा है? अपवर्ष भाषा। ये कितने श्रृंगों में विभाजित है? मोस्ट इंपोर्टेंट 15 श्रृंगों में विभाजित है। इस रचना में महाभारत के पांडवों की कथा को किस पर आधारित माना है? अहिंसा पर आधारित माना है। तो आप एक बार क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरी रचना आती है हमारी बुद्धि रासो। बुद्धि रासो, रचनाकार शालीभद्र सूरी। चौथी रचना आती है चंदन वाला रास। इसके रचनाकार हैं कवि आसगु, यानी चंदन वाला रास के कवि आसगु। तो इसकी विशेषता देखते हैं कि इस रचना में यानी इस रचना का प्रकाशन 1200 ईस्वी में जालौर में है। चंपा नगरी के राजा गद्दीवान की पुत्री चंदन वाला रास इसकी कथा नायिका है। इसकी कथा नायिका है। इसमें 35 छंद हैं। छंद कितने हैं? 35। भाषा राजस्थानी मिश्रित गुजराती। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, यानी यह है एक रस पूछा जाता है। इसमें रस कौन सा है? करुण रस है।
चंदन बाला रास, यानी चंदन बाला रास है तो इसके रचनाकार पूछे जाते हैं तो कवि आसबू है। यानी इस रचना का जो प्रकाशन वो 1200 ईस्वी में जालोर में हुई थी। यानी यह रचना कहाँ लिखी गई थी? जालोर में। कब? 1200 ईस्वी में। इसमें चंपा नगरी के राजा दद्दीवाहन, चंपा नगरी के राजा दद्दीवाहन की पुत्री चंदनवाला रासा है, वो उसकी क्या है? कथा नायिका है। और इसमें छंद पूछे जाते हैं तो कितने हैं? 35। और भाषा पूछी जाती है तो राजस्थानी मिश्रित गुजराती भाषा है। और इसमें रस पूछा जाता है तो वो क्रुण रस है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चंदन वाला रस में कौन सा रस है, तो हमारा आंसर रहेगा क्रुण रस। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पांचवी रचना आती है जीव दया रस। ये भी कवि आसबू की है। सथुल्ली बद्दर रास, धर्म सिंह सूरी। यानी स्तुल्ली बद्दर रास है, इसके रचनाकार कौन है? धर्म सिंह सूरी। तो इसमें देखते हैं कि इस रचना का प्रकाशन या इस रचना का काल 1209 ईस्वी है। 1209 ईस्वी। इस रचना में कोसा नामक वेश्या वेश्या के पास भोग लिप्त स्थूली भद्र को कवि ने जैन की शिक्षा, जैन की दीक्षा देने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया। और भाषा, इसकी भाषा है अपवर्ष प्रभावित भाषा। तो अगली रचना है हमारी उपदेश रसायन रास। जिन दत्त सूरी, यानी रचनाकार कौन है इसके? जिन दत्त सूरी। देखो इस रचना में तीस पद हैं। इस रचना में सर्वप्रथम कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है। अपवर्ष रचित काव्यों में अपवर्ष रचित काव्य परंपरा से भिन्न
भिन्न हिंदी साहित्य में अपवर्ष में लिखी, अपवर्ष में लिखा काव्य उपदेश रसायन रास है। उपदेश रसायन रास है। तो यानी जीवदया रास है, यानी जीवदया रास के कवि पूछे जाते हैं तो हमारा आंसर है कवि आसबू है। और सतुल्यबद्ध रास यानी धर्म सिंह सूरी है। इस रचना का काल यानी 1209 ईस्वी में यह रचना लिखी गई थी। और इस रचना में यानी कोसा नामक एक वेश्या के पास भोग लिपते सतुल्यबद्ध को क्या है, कवि ने जैन की दीक्षा देने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया था। किसका? मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया था। और यह रचना अपवर्ष प्रभावित रचना मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? अपवर्ष प्रभावित रचना। फिर आती है हमारी उपदेश रसायन रास, यानी जिन दत्त सूरी है। इसमें पद पूछे जाते हैं तो हमारा आंसर रहेगा इस रचना में कितने पद हैं? इस रचना में 30 पद हैं। और इस रचना का सर्वप्रथम यानी कृष्ण की लीला का जो वर्णन होता है वो सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो वो उपदेश रसायन रास रचना में ही मिलता है। यानी श्री कृष्ण की लीला का वर्णन हमें किस रचना में देखने को मिलता है? तो हमारा आंसर रहेगा उपदेश रसायन रास। यानी अपवर्ष चरित काव्य परंपरा से भिन्न अगर हमें कहीं भी अपवर्ष भाषा का काव्य मिलता है तो वो उपदेश रसायन रास रचना में ही मिलता है। उपदेश रसायन रास रचना में ही मिलता है। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आठ नंबर रचना आती है हमारी रेवंत गिरी रास। इसके रचनाकार हैं विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसका रचनाकार है रचनाकाल 1231 ईस्वी। इस रचना में नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन हुआ है। रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन। भाषा पूछी जाती है तो राजस्थान मिश्रित अपवर्ष हिंदी। नौवीं रचना आती है हमारी नेमिनाथ। नेमिनाथ रस। इसके रचनाकार सुमति गुणी। देखो इस रचना में 58 छंद हैं। रचना काल 1213 ईस्वी। भाषा राजस्थान मिश्रित अपवर्ष।
विशेष तथ्य है इसके अंदर विवाह के समय पशुओं का रोधन, पशुओं का रोधन, यानी विवाह के समय पशुओं का रोदन हमें किस रचना में मिलता है? नेमिनाथ रास में। इस रचना में नेमिनाथ के प्रसंग कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। रेवंत गिरिरास, यानी रेवंत गिरिरास के रचनाकार पूछे जाते हैं तो हमारा आंसर रहेगा विजयसेन सूरी। कैसे याद रहेगा? यानी रेवंत में वह है तो हमारा वह को, यानी वह कीवर्ड को पकड़ लेना है तो आपको याद रह जाएगा, यानी विजयसेन सूरी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसका रचना काल पूछा जाता है तो वो कब है? 1231 ईस्वी में। इस रचना में नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंत गिरी तीर्थ का क्या है? वर्णन किया गया है। भाषा पूछी जाती है तो राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा है। नेमिनाथ रास, यानी इसके रचनाकार सुमति गुणी हैं। इस रचना में कितने छंद है? मोस्ट इंपोर्टेंट 58 छंद है और रचना काल 1213 ईस्वी में है। यानी भाषा पूछी जाती है तो राजस्थान मिश्रित अपभ्रंश भाषा है। विशेष तथ्य, यानी विवाह के समय पशुओं का रोदन, विवाह के समय पशुओं का रोदन है वो किस रचना में किया गया है? नेमिनाथ रचना में। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यानी प्रश्न बन सकता है कि विवाह के समय पशुओं का रोदन है वो किस रचना में हुआ है? तो हमारा आंसर रहेगा नेमिनाथ रास में। इस रचना में कि नेमिनाथ के प्रसंग में कृष्ण का वर्णन इस काव्य का क्या है? विषय है। यानी नेमिनाथ के प्रसंग और कृष्ण का वर्णन इस काव्य का क्या है? विषय है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगली रचना है हमारी गौतम स्वामी रास। उदयवंत, उदयवंत या विजयवदर। अगली रचना आती है कपछेदी रास, यानी परगा तिलक। करकंड चरित, कनकामर सूरी। करकंड चरित किसके द्वारा लिखी गई है? कनकामर सूरी। कुमारपाल रास, कुमारपाल प्रबंध है, कुमारपाल प्रबंध। सोमप्रभ सूरी, सोमप्रभ सूरी। भरतेश्वर, बाहुबली, घोर रास, वज्रसेन सूरी। अगली रचना आती है मंजू रास, मंजू रास। अज्ञात कवि हैं इसके, अज्ञात यानी इसके कवि का पता ही नहीं। यह रासो काव्य की सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है। रासो काव्य की
सबसे प्राचीन रचना। अगली रचना है हमारी हरिश्चंद्र पुराण। इसके रचनाकार हैं जाखू मनियार। जाखू मनियार। लघु न्याय चक्कर। दर्शन सार। दब साव पायस और श्राव का चार। ये चारों रचना देवसेन की है। किसकी है? देवसेन। इसका रचनाकार है 933 ईस्वी। तो यानी गौतम स्वामी रास के द्वारा पूछे जाते हैं तो उद्यावंत या विद्याभद्र है। कच्छेदी रास किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट परगा तिलक के द्वारा। कर्कट चरित कनकामर सूरी के द्वारा। कुमारपाल प्रबंध यानी सोमप्रभ सूरी मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा में पूछी गई है। भरतेश्वर बाहुबली गौर रास यानी वज्रसेन सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास आ जाएगा तो उसका होगा शालीभद्र सूरी, यानी भरतेश्वर बाहुबली गौर आ जाएगा, वहां वज्रसेन सूरी लिखना है। मंजूरास अज्ञात यानी इसका कोई कवि का पता ही नहीं है कि इसका कवि कौन है। यह रासो काव्य की क्या है? सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है। रासो काव्य की सबसे प्राचीन रचना। हरिश्चंद्र पुराण यानी जाखू मनियार। लघु नयन चक्कर, दर्शन सार और दब साव पायस सावकाचार ये किसकी है? देवसेन की। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली रचना है हमारी नेमिनाथ फागु। नेमिनाथ फागु राजशेखर। और नेमिनाथ चरियु हरिभद्र। नेमिनाथ चौपई विन्य चंद्र सूरी। विन्य चंद्र सूरी। इसका रचना काल है 1200 ईस्वी और इसका रचना काल है 1159 ईस्वी में। यानी नेमिनाथ फागु आ जाए तो हमारा आंसर क्या रहेगा? राजशेखर सूरी, यानी राजशेखर सूरी के द्वारा क्या लिखी गई है? नेमिनाथ फागु। और नेमिनाथ चरियु आ जाए तो हरिभद्र सूरी। कब रचना? 1159 ईस्वी में। और नेमुनाथ चौपई आ जाए तो विन्य चंद्र सूरी 1200 ईस्वी में। अब हम विशेष तथ्य देखते हैं, यानी रास शब्द की उत्पत्ति से संबंधित है। रास शब्द की उत्पत्ति से संबंधित तथ्य। यानी आचार्य भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रास शब्द नाट्य शास्त्र में किरणानिक से माना है। किससे माना है?
क्रीड़ा नीक से। अभिनव गुप्त ने रूपक से माना है, रूपक से, यानी रास शब्द है वो रूपक से माना है। रास शब्द लोक कथाओं में कृष्ण की लीला के लिए रूढ़ हो गया है, रूढ़ शब्द माना है, रूढ़ शब्द माना है। और रास शब्द जैन मंदिरों में श्रावक लोगों के द्वारा ताल देकर गाए जाने वाले गान से है। यानी रास शब्द की उत्पत्ति के संबंध में आचार्य भरतमुनि ने तो क्या है, नाट्य शास्त्र के आधार पर, यानी नाट्य शास्त्र के आधार पर रास शब्द को क्या माना है, क्रीड़ानीक माना है। और अभिनव गुप्त के अनुसार रास शब्द है वो क्या है, रूपक है। अभिनव गुप्त के अनुसार पूछा जाता है कि रास शब्द है वो क्या है, रूपक है। और इसमें यानी रास शब्द में कहा जाता है कि लोक कथाओं में कृष्ण की जो लीला का लिए वह रूढ़ शब्द हो गया है, उसे ही क्या है, रास शब्द कहते हैं। और रास शब्द है वो जैन मंदिरों में क्या है, जैन मंदिरों में श्रावक लोगों के द्वारा ताल देकर जो गान गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, रास कहा जाता है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक नोट लगा कर लिखो। मुनि जिन विजय ने रास परंपरा की पहली रचना बरतेश्वर बाहुबली को माना है, बरतेश्वर बाहुबली। दूसरा नोट लगा कर लिखो, रास साहित्य की सर्वप्रथम ऐतिहासिक रचना पंच पांडव चरित है, पंच पांडव चरित। यानी मुनि जिन विजय ने रास परंपरा की जो पहली रचना मानी है वो किसको मानी है, बरतेश्वर बाहुबली को, बरतेश्वर बाहुबली को। यानी मुनि जिन विजय ने रास परंपरा की जो पहली रचना मानी है वो कौन सी है, बरतेश्वर बाहुबली। और रास साहित्य की यानी सर्वप्रथम ऐतिहासिक रचना पूछी जाती है। हमारा प्रश्न आ जाए कि रास साहित्य की सर्वप्रथम ऐतिहासिक रचना बताओ, तो ऐतिहासिक रचना कौन सी है, पंच पांडव चरित है। कौन सी रचना है, पंच पांडव चरित है। तो आज हमने क्या है, रास साहित्य में जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे यानी उनकी जो विशेषता थी और जो प्रमुख रचना थी वो क्या है हमने कंप्लीट कर दी है। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। कोई भी परीक्षा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या नेट हो, यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी रचना को ध्यान रखना है कि कौन कौन सी रचना है और इन रचना की क्या क्या विशेषता है, आपको ध्यान रखना है। तो आप एक बार क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज हमारा टॉपिक होता है खत्म यहीं तक, और मिलते हैं हम नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ।
तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।